Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. From today onwards we are going to start Money and Banking and this is Money and Banking mock test part first. In this video we are going to cover first 25 questions on Money and Banking. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मनी एंड बैंकिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं और आने वाले समय में आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की और पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इट। किसने ये लाइन कही थी या ये डेफिनेशन कहा था कि मनी इज व्हाट मनी डज। हमारा पहला ऑप्शन क्रोथर, दूसरा रॉबर्टसन, तीसरा वॉकर और चौथा पॉल इंजिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वॉकर। ये वॉकर की डेफिनेशन है जहां पे उन्होंने कहा था मनी इज व्हाट मनी डज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा मनी इन द नॉर्मल सेंस मीन्स। नॉर्मल सेंस में मनी का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन करेंसी, दूसरा ऑप्शन करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, तीसरा ऑप्शन करेंसी एंड ऑल बैंक डिपॉजिट्स, चौथा ऑप्शन ऑल लिक्विड एसेट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी इन द नॉर्मल सेंस मीन्स ऑल लिक्विड एसेट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इसमें से जो एकदम सही स्टेटमेंट है वो आपको पता लगाना है। पहला स्टेटमेंट है मनी मस्ट बी एसेंशियली बी लीगल टेंडर, दूसरा डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी, तीसरा ट्रू डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी, चौथा ऑल मनी इज करेंसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पहले स्टेटमेंट में बोला है मनी मस्ट एसेंशियली बी लीगल टेंडर। जरूरी नहीं है करेंसी लीगल टेंडर होता है, जरूरी नहीं मनी लीगल टेंडर हो। ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि ट्रू डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। देखिए यहां पे अगर टाइम डिपॉजिट्स बोला होता तो बात समझ में आती, लेकिन इन्होंने बोला ट्रू डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। ट्रू डिपॉजिट्स क्या होता है जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। टाइम डिपॉजिट्स होता तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ये भी हो जाता कि टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। उसे कंसिडर करते हैं। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट हो गया या फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये टाइम डिपॉजिट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस लिहाजे से ये गलत है। और चौथा कह रहे हैं कि ऑल मनी इज करेंसी। ऑल मनी इज नॉट करेंसी लेकिन ऑल करेंसी इज मनी। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है तो इस वजह से ये भी स्टेटमेंट गलत है। इस क्वेश्चन का एकदम सही स्टेटमेंट है ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक्स में जो जमा होता है उसे मनी कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का एक एसेंशियल फंक्शन है। पहला स्टोर ऑफ वैल्यू, दूसरा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, तीसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, चौथा बेसिस ऑफ क्रेडिट। देखिए अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ये चारों के साथ चारों जो हैं वो मनी के फंक्शंस हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि कौन सा एक एसेंशियल फंक्शन है मनी का। ठीक है, तो जो एसेंशियल फंक्शन है मनी का आपको याद है ना, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में 2 चीजें आती हैं। ठीक है, पहला कौन सा, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। तो इस हिसाब से जो एसेंशियल फंक्शन है वो ऑप्शन बी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है हमारा पॉल आइंजेक क्लासिफाइड द फंक्शंस ऑफ मनी। जो पॉल
आइंजैक थे, उन्होंने फंक्शंस ऑफ मनी को किन बेसिस में क्लासिफाई किया था? पहला ऑप्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दूसरा ऑप्शन एसेंशियल एंड सब्सिडियरी, तीसरा ऑप्शन स्टैटिक एंड डायनामिक और चौथा ऑप्शन कंटिंजेंट एंड अदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाउल एंजेक क्लासिफाइड द फंक्शन ऑफ मनी एज स्टैटिक एंड डायनामिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है हमारा इन द बार्टर सिस्टम कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड विथ। ठीक है, बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज किसके साथ एक्सचेंज होती थी? पहला ऑप्शन गोल्ड पीसेस, दूसरा ऑप्शन पेपर करेंसी, तीसरा ऑप्शन कमोडिटीज, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन बार्टर सिस्टम कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड विथ कमोडिटीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है हमारा मेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम इज नॉट। ठीक है, इनमें से कौन सा बार्टर सिस्टम का मेरिट्स नहीं है? पहला ऑप्शन मिनिमम रिस्क, दूसरा ऑप्शन नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, तीसरा सिंप्लिसिटी, चौथा नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ये एक्चुअली मेरिट नहीं है, ये डीमेरिट है बार्टर सिस्टम का। ठीक है, जहां पे बोला जा रहा था नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इट्स अ डीमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है हमारा इट इज नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम टू ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, प्रोड्यूस फॉर सोशल रिक्वायरमेंट्स, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि बार्टर सिस्टम में इनमें से क्या चीज पॉसिबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगर आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर में रहते हैं और अगर आपको बार्टर एक्सचेंज के जमाने में कोई कमोडिटी साउथ इंडिया पहुंचाना है, केरला पहुंचाना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, अगर आप जबरदस्ती ट्रांसफर करते भी हैं तो बार्टर एक्सचेंज में जो कमोडिटीज होती थी ना, वो पेरिशेबल नेचर की ज्यादा होती थी, तो पहुंचने में खराब हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, अगर लाइफ स्टॉक है तो मर जाए, कुछ भी हो सकता था, तो ये एक हिसाब से इम्पॉसिबल था। तो इट इज नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम टू ट्रांसफर द वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है हमारा बाय द यूज ऑफ मनी। बाय द यूज ऑफ मनी के आगे हमें चीजें ऐड करनी है, 4 ऑप्शन हैं। द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल हैज इंक्रीज्ड, by the use of money the mobility of capital has diminished, तीसरा by the use of money the mobility of capital has finished, और चौथा by the use of money the mobility of capital remains stable। इस क्वेश्चन का सही आंसर है by the use of money the mobility of capital has increased। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है हमारा Who has given the legal definition of money? इनमें से किसने मनी का लीगल डेफिनेशन दिया था? पहला ऑप्शन रॉबर्टसन, दूसरा ऑप्शन विथर्स, तीसरा ऑप्शन हॉटरे और चौथा ऑप्शन कीन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी वॉज गिवन बाय हॉटरे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का प्राइमरी फंक्शन है? पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, तीसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा ऑप्शन मींस ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है? इट इज ऑप्शन ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए फंक्शंस ऑफ मनी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटिंजेंट फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो फोरमोस्ट सबसे पहला फंक्शन है मनी का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का सेकेंडरी फंक्शन नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ वैल्यू, दूसरा ऑप्शन स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, तीसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू और चौथा ऑप्शन
ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मीडियम ऑफ वैल्यू इज अ प्राइमरी फंक्शन, जिसको बेसिकली कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपसे घुमा फिरा करके सवाल पूछेंगे, ऐसे ऑप्शंस देंगे, तो आपको ध्यान देना है इन सारी चीजों पे। मीडियम ऑफ वैल्यू या मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, बेसिकली मेजरमेंट ऑफ वैल्यू होता है, लेकिन ऑप्शन में मीडियम ऑफ वैल्यू दे दिया तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। मीडियम ऑफ वैल्यू इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, इट इज नॉट अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है हमारा, मनी इज यूजफुल ओनली इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मनी हर इकोनॉमी में बहुत ही यूजफुल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है हमारा, द कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी इज नॉट। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, नॉट, क्योंकि कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस बड़े, मतलब क्या बताऊं, बड़े रिस्की होते हैं। नॉट पूछ लेता है लेकिन हम नॉट पे ध्यान नहीं देते। तो मैं कई बार, जितने भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं मॉक टेस्ट पे, हर बार जब भी ऐसा सवाल आता है तो मैं उस पर फोकस जरूर करता हूँ, एम्फेसिस जरूर देता हूँ। तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि इस चीज पे आप ध्यान दें। इन्होंने सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा मनी का कंटिंजेंट फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिनल वैल्यूज, तीसरा मेकिंग कैपिटल लिक्विड, और चौथा स्टोर ऑफ वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि ये कंटिंजेंट फंक्शन नहीं है, ये सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, नॉट कंटिंजेंट। ऊपर के तीन जो भी दिए गए हैं वो कंटिंजेंट हैं, लेकिन ये स्टोर ऑफ वैल्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है हमारा, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर मॉडर्न मनी। मॉडर्न मनी के लिए इट इज नॉट एसेंशियल। व्हाट इज नॉट एसेंशियल? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, टू हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, इलास्टिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर मॉडर्न मनी टू हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू आप समझते हैं ना, कि जिस मटेरियल से वो मनी बना है, करेंसी बनाया गया है, उसकी भी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि 10 रुपए का सिक्का बना है, तो 10 रुपए जो फेस वैल्यू है, जिसके ऊपर 10 लिखा है, वो उतनी होनी चाहिए जितना मटेरियल की वैल्यू है। मतलब जो उसमें मटेरियल यूज हुआ है ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो भी 10 रुपए वैल्यू का होना चाहिए। तो आज के टाइम में इट इज नॉट एसेंशियल इन द मॉडर्न मनी टू हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, 2000 रुपीज का जो नोट है, जिसकी फेस वैल्यू 2000 है, उसको बनाने में गवर्नमेंट का 3.5 रुपए खर्च होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? एक हिसाब से जीरो है, क्योंकि इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, लेकिन एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो फेस वैल्यू है वो 2000 रुपीज है, तो बहुत ज्यादा है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर मॉडर्न मनी टू हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज। अब प्राइमरी फंक्शन पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको मालूम ही होगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मेरे दोस्त, आप ध्यान से समझिएगा कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में दो ही फंक्शन होते हैं, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। ऑप्शन ये जो बी है ना, ये बस, और कोई फंक्शन नहीं होता है। तो आप बस ये चीज जिंदगी भर के लिए आप याद कर लीजिएगा कि जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है ना, वो दो ही है, एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। आप समझ रहे हैं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे बोल रहे हैं बोथ ए एंड बी। इसके सिवा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद सेकेंडरी फंक्शन चला आता है, उसके बाद कंटिंजेंट फंक्शन चला आता है। तो होपफुली आप यहीं से याद कर सकते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में दो चीजें होती हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है हमारा, मनी इज द पाइवट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंसेस क्लस्टर्स, हु सेड इट। ये एक मनी की डेफिनेशन है और पूछा जा रहा है कि डेफिनेशन किसने दी थी। पहला ऑप्शन एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन पीगू, तीसरा ऑप्शन मार्शल, चौथा ऑप्शन कीन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मनी इज द पाइवट अराउंड विच
economic science clusters. This definition is given by Marshall. Option C is the correct answer for the given question. Question number 18. Money as a basis of price mechanism is most effective in. मनी एज अ बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म किस इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? पहला ऑप्शन सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा ऑप्शन प्लान्ड इकोनॉमी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी एज अ बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज मोस्ट इफेक्टिव इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है हमारा Money has a number of merits, but it has so many demerits also. The demerits are seen when. ये demerits कब हमें दिखाई देता है? पहला ऑप्शन money becomes the master instead of a servant. दूसरा the capital oriented economy exists. तीसरा the socialistic pattern of economy exists. और चौथा in all the conditions. इस क्वेश्चन का सही आंसर है Money has a number of merits, but it has so many demerits also. The demerits are seen when money becomes the master instead of servant. Option A is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है हमारा Money is that which does the function of money. Who has given this definition? ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी थी? जहां पे उन्होंने कहा था कि मनी इज दैट, मनी वो चीज है, वो सारी चीजें विच डज द फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, पहला ऑप्शन मार्शल, दूसरा ऑप्शन हार्टले विथर्स, तीसरा ऑप्शन मिल, चौथा ऑप्शन थॉमस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हार्टले विथर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इन्होंने डेफिनेशन दी थी या स्टेटमेंट दिया था, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का वो बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है। अब आप जानते हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, आप जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन बेसिस ऑफ क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, तीसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, और चौथा मीन्स ऑफ स्टोरेज ऑफ एक्सचेंज पावर। इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। जैसा कि मैं बता रहा हूं प्राइमरी फंक्शन दो ही होते हैं और ये दो वही प्राइमरी फंक्शन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मनी के यही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है हमारा द ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ मनी इज। जो मनी का ऑक्सिलरी फंक्शन है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, तीसरा बेसिस ऑफ क्रेडिट, चौथा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D, transfer of value. The auxiliary function of money is transfer of value. Option D is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। The bad money drives out the good money from the circulation. Who has given this principle? ठीक है, ये एक लॉ है और अगर आपने ये लॉ पढ़ा है तो आप जल्दी से आंसर बता देंगे। इन्होंने जो सवाल पूछा है वो पूछा है कि जो बैड मनी होता है ना वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता है। ये प्रिंसिपल किसने दिया था? ये बेसिकली प्रिंसिपल आप कह रहे हैं लेकिन ये एक लॉ है और जिनका लॉ है उन्हीं के नाम पे लॉ पड़ा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन थॉमस ग्रेशम्स, दूसरा ऑप्शन मार्शल, तीसरा ऑप्शन कीन्स, चौथा ऑप्शन केंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस ग्रेशम्स। ठीक है, थॉमस ग्रेशम्स फाइनेंशियल एडवाइजर थे क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ। ठीक है, और इन्होंने ग्रेशम्स लॉ दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि जो बैड मनी है ना वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता। अब ये ग्रेशम्स लॉ क्या है, पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मनी बैंकिंग का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाकर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है हमारा मनी सप्लाई मीन्स। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन करेंसी मनी, दूसरा कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द बैंक्स, तीसरा टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट, और चौथा करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी सप्लाई मीन्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है हमारा
सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज, सर्कुलेशन ऑफ मनी किस सिचुएशन में हाई होगा? पहला, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, जब मनी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। तीसरा, शॉर्टर इंटरवल ऑफ वेज पेमेंट्स। और चौथा, इर्रेगुलरिटी ऑफ इनकम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शॉर्टर इंटरवल ऑफ वेज पेमेंट्स। मतलब समझिएगा, देखिए इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की 70% पॉपुलेशन विलेज में रहती है और ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं, ठीक है, जो खेती बाड़ी भी करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। अगर उन्हें जल्दी जल्दी पैसा मिलेगा, जैसे हर रोज पैसा मिलेगा, तो हर रोज खर्च करेंगे। हर रोज अगर 500 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, तो हर रोज पैसा मिला, हर रोज उन्होंने खर्च किया। लेकिन अगर वही चीज मंथली मिल रही है, लंबे टाइम स्पैन पे ज्यादा पैसा मिल रहा है कंपेरेटिवली, तो उनको खर्च करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। वो वेट करेंगे, फिर 1 महीना जब मिलेगा तो 5 दिन में खत्म, फिर वो 1 महीना वेट करेंगे, फिर 5 मिला तो खत्म। तो इन्होंने बोला कि जितने शॉर्टर इंटरवल में आप वेज पेमेंट कीजिएगा, उतना जल्दी सर्कुलेशन होगा पैसे का, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ वेज पेमेंट। पहला क्यों नहीं हो सकता? लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी बहुत सारे लोगों ने अपने पास रखा हो, बैंक में अपने पास रखा हो, आरबीआई ने अपने पास रखा हो, तो क्वांटिटी ऑफ मनी तो ज्यादा है, जरूरी थोड़ी सर्कुलेशन ज्यादा हो, ठीक है। आपने भी अपनी जेब में पैसा रखा है, बहुत समय से रखा है, गुल्लक में रखा है, लेकिन जरूरी थोड़ी सर्कुलेशन हो रहा हो उसका। बैंक में पैसे रखे हुए हैं, एफडी की हुई है, जरूरी नहीं है कि उसका सर्कुलेशन हो रहा हो, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश ट्रांस, अब स्मॉल फ्रीक्वेंसी है तो हाई कैसे हो सकता है सर्कुलेशन ऑफ मनी। तीसरा कह रहे इरेगुलरिटी ऑफ इनकम, तो हाई कहां से हो सकता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि 25 क्वेश्चंस में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, गुड लक, गुड डे, बाय बाय।